अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 कंपनी लॉ, आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 31 है। चैप्टर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है, 5 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं। तो आपके सामने आगे सिलेबस हमारा अब ज़रा जल्दी से आगे की तरफ जा रहा है। तो इंशाल्लाह विद इन नो टाइम हम इंशाल्लाह एंड करने भी पहुंच जाएंगे। तो जिन लोगों ने तो अभी तक पढ़ना नहीं स्टार्ट किया उनके लिए तो लिटरली ये है कि आप फेल हो चुके हैं, या तो ड्रॉप कर दें, ठीक है, या अदरवाइज़ अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें, दिन के 3-4 घंटे देना स्टार्ट कर दें। जिन्होंने अभी तक लेक्चर नहीं सुने, कोई दुनिया का तरीका नहीं है जिससे आप पास हो सकें, वरना ठीक है। बाकी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते जाएं, साथ साथ लेक्चर्स कवर करें, टेस्ट सारे दिया करें, और जो असाइनमेंट के तौर पे क्वेश्चंस होते हैं उनको लाजमी किया करें। अच्छा जी, आज हमारा चैप्टर 6 स्टार्ट होना है। अभी तक हमें बेसिकली कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन आ चुकी है चैप्टर 1 में। फिर हमने कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के ऊपर पढ़ लिया, किस तरह होती है, डायरेक्टर्स वगैरह के ऊपर डिटेल के अंदर हमें सारा कुछ पता चल गया। उसके बाद हम ऑफिसर्स के ऊपर आए, ऑफिसर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता चल गई, CEO कैसे होते हैं, सेक्रेटरी वगैरह, चेयरमैन ऑफ बोर्ड, इन सब के मुतल्लिक हमने बातें कर ली हुई हैं। फिर हम शेयर कैपिटल के ऊपर आए, शेयर कैपिटल पे भी हमने डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है। अब ज़रा इससे आगे बढ़ते हैं, शेयर्स इशुएंस की बात अब स्टार्ट होने लगी है कि शेयर्स इशू करने के लिए क्या ज़रूरियात पेश आती हैं। तो जी उस हवाले से वो पब्लिक कंपनी की क्या ज़रूरियात है वो हमें आज के लेक्चर में थोड़ी पता लगेगी। पब्लिक कंपनी का आपको पता है, जो जनरली पब्लिक को शेयर्स इशू कर सकती है उसको पब्लिक कंपनी कहते हैं। और अगर आप कहेंगे आपने तमाम पब्लिक को शेयर्स इशू करने हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको लिस्ट करवाना पड़ता है अपने आप को। शेयर जो है उस स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्ट होंगे, लिस्टेड कंपनी होगी। ओनली लिस्टेड कंपनी कैन ऑफर शेयर्स टू जनरल पब्लिक, सारी जनता को। जो अनलिस्टेड कंपनी होती है वो उसको ये कहा जाता है कि दैट इज़ एलिजिबल टू इशू शेयर्स टू जनरल पब्लिक। एलिजिबल है मतलब इन अ सेंस कि वो अवाम को कर सकती है इशू, लेकिन अगर अपने आप को लिस्ट करवाए तो प्राइवेट कंपनी तो ऑब्वियसली कर ही नहीं सकती। प्राइवेट कंपनी को पहले पब्लिक में कन्वर्ट होना पड़ेगा और फिर आगे जाके। तो आज हमने जो कुछ बातें पढ़नी है, हमारा जो लेक्चर है उसका नेम भी आप देख लें, प्रोस्पेक्टस एंड कमिटमेंट ऑफ बिजनेस है। क्या नाम है? प्रोस्पेक्टस एंड कमिटमेंट ऑफ बिजनेस। प्रोस्पेक्टस को देख लेंगे। प्रोस्पेक्टस आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में ज़ाहिर है गए होंगे, ट्राई की होगी। जो नहीं हुआ तो फिर आप लोग मोस्टली तो यही होता है ना कि जब मेडिकल में या इंजीनियरिंग में नहीं होता फिर कहते हैं CA की तरफ आ जाएं। मोस्टली केसेस में कुछ लोग पसंद से भी आते हैं, अपनी होती है इंटरेस्ट भी, कुछ लोगों का आकर इंटरेस्ट बन जाता है, कुछ का आके भी नहीं बनता है। तो वो भी सारी सिचुएशन है। खैर, आप लोग अगर यूनिवर्सिटीज़ गए होंगे, टेस्ट वगैरह दिए होंगे, तो आपने पहले प्रोस्पेक्टस उनकी ली होगी, ठीक है। उसके अंदर भी क्या बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं कि आप 4 साल की डिग्री लेंगे तो हाथों हाथ आपको उठा रहे होंगे लोग। ये नहीं बताते कि डॉक्टर्स बन के भी जलील होना पड़ता है, वो हाउस जॉब भी नहीं मिल रही होती, मिलती भी है तो पे बड़ी कम है, ठीक है। तो ये सिचुएशन नहीं बता रहे, सारे क्या कर रहे होते हैं, पॉजिटिव साइड बता रहे होते हैं, रिस्क नहीं बता रहे होते यहाँ पर। लेकिन वो आपको रिस्क बताने का भी कहेगा। चीज़ वही है कि भाई आए हमारे पास, आप शेयर्स खरीदें, हमारी कंपनी के अंदर फ़लाँ ये इतनी चीज़ें हैं, इतनी इक्विटी है, इतने डेट्स हैं, और ये फ़लाँ हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। देखें इतने सालों से हम डिविडेंड कंसिस्टेंटली पे करते आ रहे हैं, हाईएस्ट हमारा डिविडेंड पे आउट रेशो है। मतलब इस तरह की आप पॉजिटिव बातें करते रहते हैं और आप इन्वेस्टर्स को घेरने की पूरी कोशिश करते हैं। ये प्रोस्पेक्टस आपकी होती है। आप उनको प्रोस्पेक्टस दिखाते हैं, फ्यूचर आप दिखाते हैं कि फ्यूचर के अंदर आप भी अगर हमारे साथ मिल जाएंगे तो आप भी इसी तरह ग्रो करेंगे जिस तरह के हमने ग्रो किया है, ग्रो वाइज, ठीक है। तो ये प्रोस्पेक्टस है। कमिटमेंट ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे परसों, वो पढ़ेंगे कल भी, क्योंकि ये प्रोस्पेक्टस के ऊपर ही कुछ बातें हैं कमिटमेंट ऑफ बिजनेस के हवाले से। लेकिन थोड़ी सी मैं आपको बात बता दूं कि जब हम पढ़े थे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वहाँ पे मैंने आपको एक बात लिखवाई थी। वो इसलिए लिखवाई थी कि आगे जाके उसको लिंक किया जा सके और आपको पहले से थोड़ा ज़हन बनाओ। तो इसलिए भाई लेक्चर बहुत ही गौर से सुना करें। अब तो 30 लेक्चर गुजर गए यार, 31st लेक्चर है यार। अगर अभी तक हमारी अप्रोच नहीं बन पाई, केमिस्ट्री नहीं बन पाई आपस में, तो मेरे ख्याल में फिर मसला हो जाएगा पैदा, ठीक है। तो जो बातें पहले कुछ की जाती हैं उसका मकसद ये होता है कि आपका जहन साजी आपकी थोड़ी सी की जाएगी। आगे जाके बड़े लेवल पर जब ये चीज़ आनी है तो आप बिल्कुल ना हैरान हो जाएं, यार एक ही हो गया सडन। तो आपको उस वक्त ही बताया था कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब मिलता है तो कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, लेकिन सिवाय पब्लिक लिमिटेड कंपनी के। प्राइवेट कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला उसी सेकंड से वो अपना काम स्टार्ट कर दे, जो भी उसने बिजनेस करना है। अनलेस वो लाइसेंस वाला कोई बिजनेस हो तो लाइसेंस तो लेना पड़ेगा। लेकिन ये जो पब्लिक कंपनीज है ना, वो सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेकर बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। इनको क्या करना पड़ता है, इनको कमिटमेंट ऑफ बिजनेस का एक और सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, COC लेना पड़ता है, कमिटमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। ये भी लाजमी है इनके लिए। तो वो भी हम पढ़ेंगे फिर परसों के लेक्चर में, ठीक है जी। तो आज फिर बिस्मिल्लाह करते हैं अब हमारी जो है प्रोस्पेक्टस उसके हवाले से।
कि प्रोस्पेक्टस क्या है और इसके क्या क्या लवाजमात हैं, वो सारा कुछ हम देखते हैं। ठीक है जी। चलें, पहले सबसे पहले डेफिनेशन आ गई थी प्रोस्पेक्टस की। वो कहते हैं प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस, इसको आप प्रोस्पेक्टस क्या कर इशू कर दें, एंड इंक्लूड्स एनी डॉक्यूमेंट, नोटिस, सर्कुलर, मटेरियल, एडवर्टीजमेंट, ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट, पब्लिकेशन और अदर इन्विटेशन ऑफरिंग टू द पब्लिक और एनी सेक्शन ऑफ द पब्लिक, पूरी जनता को भी या उसके किसी सेक्शन को, सिर्फ लाहौर वाले, सिर्फ पंजाब वाले, सिर्फ सिंध वाले, ये भी हो सकता है, और इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी, बॉडी, कॉर्पोरेट और एंटिटी अदर देन डिपॉजिट्स इनवाइटेड बाय अ बैंक एंड सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशूड बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को NBFC लिख लें, क्योंकि इसको NBFC आमतौर पर बोला जाता है, एब्रीविएशन है ना उसकी। बात अब समझें, डेफिनेशन तो लंबी चौड़ी होगी। वो कहना चाह रहा है कि भाई प्रोस्पेक्टस से मुराद कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई एडवर्टीजमेंट, कोई पेज, कोई नोटिस, कोई सर्कुलर, जिसके अंदर ये बातें की गई हों, मैटर मवाद कर रहा है, मैटर कंटेंट कर रहा है, उसकी शेप मैटर नहीं कर रही कि वो किस शेप में है। बात फॉलो कर रहे हैं? शेप उस चीज़ की मैटर नहीं कर रही, मैटर कर रहा है कंटेंट क्या है। तो भाई कंटेंट अगर तो उसके अंदर ये है कि आप पब्लिक को या पब्लिक के किसी एक फ्रैक्शन को या सेक्शन को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आपके शेयर्स आके खरीदे या आपकी सिक्योरिटीज आके खरीदे, सब्सक्राइब करे, तो आप, इसका मतलब है कि उस डॉक्यूमेंट को बतौर प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो, बतौर प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो। अब इसमें वो कहता है कि 2-3 चीज़ें निकाल दें। कौन सी चीज़ें हैं? जैसे उसने कहा कि अगर बतौर बैंक आप कोई इश्तिहार लगाते हैं कि हमारे पास पैसे जमा करवाएं, आ रहे होते हैं ना, ओपन योर सेविंग अकाउंट विद अस एंड अर्न 22% फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, फॉर एग्जांपल, इस तरह की बात है। ठीक है, या आपको वो और इस तरह कह रहे हैं कि फिक्स डिपॉजिट हमारे पास करवाएं, कोई सेविंग अकाउंट हमारे पास खुलवाएं, कोई प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट खुलवाएं, कोई डिपॉजिट हमारे पास करवाएं, तो अगर तो बतौर बैंक या बतौर NBFC क्या होती है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो प्योरली बैंक तो नहीं है, प्योरली बैंक नहीं है, लेकिन वो भी पैसे की डीलिंग में काम करती है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का काम करती है, राइट भी बोला जाता है। ये भी मैं इसलिए रेलेवेंट बात की है कि इंशाल्लाह जब आप लोग ऊपर चले जाएंगे ना CFAP में, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे एडवांस कॉर्पोरेट लॉ, तो आपको तब याद आएगा कि किसी अल्लाह के बंदे ने मुझे थोड़ी सी इसके बारे में बातें बताई थी। लेकिन ये जाहिर है उन्हीं के लिए, ये अकल वालों के लिए निशानियाँ होती हैं, तो अगर तो अकल रहेंगी तो फिर तो है। तो भाई राइट है, जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसमें क्या, वो भी एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है कि आप उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो, फिर आपका पैसा रियल एस्टेट में आगे इन्वेस्ट करते हो और आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है उसका। NBFC की किस्म है। ठीक है, इसी तरह लीजिंग कंपनीज होती हैं, वो आपको लीज पे एसेट्स देती हैं, ठीक है, और आप उनको इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं। अब वो प्योर बैंक का काम नहीं है, मतलब बैंक भी कर लेते हैं ये काम, लेकिन अगर एक कंपनी वो कहती है मैंने बाकी काम तो नहीं करने, लोगों के पैसे तो नहीं अपने पास रखने, या लोगों के करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट तो नहीं खोलने, लेकिन मैं लीज की सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रही हूँ, तो उसको रजिस्टर होना पड़ेगा NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में। सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि भाईजान पाकिस्तान के अंदर आप पैसे की डीलिंग नहीं कर सकते सिवाय 2 चीज़ों के, या तो आपके पास स्टेट बैंक से आपने बतौर बैंक लाइसेंस लिया हो, या फिर आपने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लिया हो कि भाई हम नॉन बैंकिंग तो हैं लेकिन हैं हम फाइनेंस कंपनी, हम बैंक वाला प्योर काम तो नहीं कर रहे लेकिन हम कैश में ही डील कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो फिर वो क्या है जी, आपका ये सिचुएशन बन जाएगी। फिर आप लोगों के इन्वेस्टमेंट्स भी ले सकते हैं, डिपॉजिट्स भी ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए उन्होंने इन दोनों चीज़ों को निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने कहा इनका तो काम ही है ना, रूटीन का काम है। अब कंपनी का रूटीन का काम इन्वेस्टमेंट इशू करना थोड़ी है, उनका असल काम तो टेक्सटाइल का होगा, सीमेंट का होगा, शुगर का होगा, स्टील का होगा, कोई और काम होगा ना। लेकिन जब उन्हें पैसा चाहिए होता है वो फिर पब्लिक के पास जाते हैं, क्योंकि 2 ऑप्शन हैं, या डेट या इक्विटी। तो वो अगर वो सोचें कि इक्विटी है, और उसमें भी अगर वो जनरल पब्लिक वाला सोचें, क्योंकि 3 तरीकों से इक्विटी हो सकती है ना, हमें पता है, राइट इशू हो सकता है, प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकती है, और आपकी पब्लिक IPO भी हो सकती है। अगर वो कहते हैं कि हम पब्लिक की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो भाई फिर उनके पास ऑप्शन है, उन्हें प्रोस्पेक्टस इशू करनी पड़ेगी। गल आ गई समझ? बाकी डेफिनेशन आपके सामने है, इसको याद करना आपका काम है। ठीक है, अब आगे बात आ गई थी पर्पस ऑफ प्रोस्पेक्टस, मकसद क्या है।
If a company wants to issue securities to general public, okay, it has to issue a prospectus. इसको prospectus लाजमी है issue करना इसके लिए. This prospectus provides the public with relevant information to decide whether they should invest it or not. कि उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना. आपको बताया ना कि सुहाने ख्वाब जरा सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, ठीक है. टाइमिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, अ कंपनी में इशू मतलब है कि कब भाई प्रोस्पेक्टस आपने इशू करनी है. अ कंपनी में इशू अ प्रोस्पेक्टस at any point of time in its life. वो अपने लाइफ में मतलब किसी भी टाइम पे जब उन्होंने पैसा रेज करना है ना पब्लिक से, जनता से, उन्हें प्रोस्पेक्टस इशू करनी पड़ेगी. और कोई लिमिट नहीं है, अगर ये आप साल बाद करें, आप 10 साल बाद करें, भाई जब उनका दिल करेगा पैसा इकट्ठा करने का तो प्रोस्पेक्टस तो लाजमी है, तो वो कर सकते हैं इशू. एंड अ कंपनी में इशू शेयर्स टू द पब्लिक इन द फ्यूचर एट एनी टाइम ऑफ फ्यूचर. में किसी भी वक्त शेयर्स इशू कर सकते हैं भाई, जब उनका दिल करे. हाँ, जब भी करना है पहले प्रोस्पेक्टस इशू करनी पड़ेगी. और हम अभी आगे पढ़ेंगे कि प्रोस्पेक्टस इशू करके अप्रूव भी करवानी पड़ती है कमीशन से. इशू करने से पहले कमीशन से अप्रूवल लेनी पड़ती है. और वो जो अप्रूवल मिला होता है ना, उसके 60 दिन के अंदर अंदर फिर आपने शेयर्स इशू करने होते हैं. मैंने इसलिए बता दिया कि ये ना समझ लेना कि आज प्रोस्पेक्टस इशू कर लिए, इसी प्रोस्पेक्टस की बेस पर 15 साल बाद शेयर्स इशू हो रहे होंगे. नहीं भाई, उस वक्त आपको करवाना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि जब कमीशन से अप्रूव हो जाए प्रोस्पेक्टस, उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपको शेयर्स इशू करने पड़ते हैं. ठीक है, तो ये हम आगे देख लेंगे. अच्छा, तो उसने अब कहा कंपनी में इशू शेयर्स टू पब्लिक बिफोर कमिटमेंट ऑफ बिजनेस. अपना कमिट करने से पहले भी पब्लिक को शेयर्स इशू किए जा सकते हैं. कमिटमेंट ऑफ बिजनेस से पहले भी. कमिटमेंट ऑफ बिजनेस मैंने आपको जैसे बताया कि पब्लिक कंपनी के लिए लाजमी है कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है. तो कमिटमेंट ऑफ बिजनेस करने से पहले भी जनता को शेयर्स इशू कर सकती है. देखो, बिजनेस नहीं कर सकती जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं मिलता, शेयर्स इशू कर सकती है. द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड्स आफ्टर द पर्पज इज फुलफिल्ड. जैसे ही मकसद पूरा हो गया, प्रोस्पेक्टस खत्म होगी, एग्जिस्टेंस उसकी खत्म होगी. ठीक है, उस पर प्रोस्पेक्टस पे लिखा होता है प्रोस्पेक्टस फॉर द इशू डेटेड फला फला, मतलब एक्सपेक्टेड हमारी ये डेट है, इतनी अमाउंट का हम शेयर्स इशू करना चाह रहे हैं, उसकी ये प्रोस्पेक्टस है. जैसे ही वो शेयर्स इशू हुए, मकसद पूरा हो गया, प्रोस्पेक्टस की एग्जिस्टेंस एंड हो गई, अब ये एग्जिस्ट ही नहीं करती. अब अगर अगला कोई शेयर्स इशू करने है दोबारा बनानी पड़ेगी. एक एक्सेप्शन है, अभी नीचे पढ़ लेंगे, लेकिन प्रोस्पेक्टस का मकसद वहाँ पर ख़त्म हो गया. अनलाइक मेमोरेंडम या आर्टिकल्स. मेमोरेंडम या आर्टिकल्स तो ज़िंदगी के लिए होते हैं ना कंपनी के, जब तक कंपनी है वही मेमोरेंडम और आर्टिकल्स रहेंगे. अमेंडमेंट होती रहेंगी, वो रिवाइज आते रहेंगे, अमेंडेड मेमोरेंडम या ऑल्टर्ड मेमोरेंडम, ऑल्टर्ड आर्टिकल्स, लेकिन वो हमेशा मौजूद रहेंगे, वो परमानेंट डॉक्यूमेंट है. प्रोस्पेक्टस इज नॉट अ परमानेंट डॉक्यूमेंट. दिस इज ओनली फॉर द इशुएंस ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक. Once the issuance of shares to general public has been completed, the existence of prospectus ends there. ठीक है. अब नीचे एक लेकिन उन्होंने एक बात की, शेल्फ प्रोस्पेक्टस. शेल्फ होती ना, शेल्फ में लगा दी एक चीज़, रख दी हुई है. वो कहते हैं एक ऑप्शन आपको, जो कंपनीज बहुत ज़्यादा इशू करती हैं शेयर्स, मतलब हर साल 1.5 साल बाद, तो कानून कहता है कि भाई बजाय इसके कि आप बार बार प्रोस्पेक्टस बनाएं, आपको एक ऑप्शन दे दिया जाता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस का. एक प्रोस्पेक्टस बनाएं, अच्छी तगड़ी प्रोस्पेक्टस, फ्यूचर ओरिएंटेड, दिमाग में मैक्सिमम जितना आप रख सकते हैं बना के अप्रूव करवाएं, और उसको बतौर शेल्फ प्रोस्पेक्टस अप्रूव करवाएं कि सर ये हम अपनी अलमारी में रखने लगे हैं शेल्फ में, इसको हम फ्यूचर में भी यूज़ कर देंगे विद नेसेसरी अमेंडमेंट. जो अमेंडमेंट्स कुछ लाजमी है करनी, मिसाल के तौर पे इस बार 10 करोड़ रुपए के शेयर्स इशू करने थे, अगली बार 5 करोड़ के करने हैं, तो जाहिर है अमाउंट चेंज होगी, पार वैल्यू उसकी चेंज हो सकती है, आपकी जो सेलिंग प्राइस है शेयर्स की वो चेंज हो सकती है. हो सकता है क्लासेस आप डिफरेंट कर दें कि पहले तो फलां क्लासेस थी, अब ये क्लासेस है. तो जो अमेंडमेंट्स आनी है वो अमेंडमेंट आपको करनी पड़ेंगी लाजमी, लेकिन पूरी की पूरी प्रोस्पेक्टस दोबारा नहीं बननी पड़ेगी, बल्कि शेल्फ से उठाकर आप उसको चला सकते हैं. सही है. वो कहता है कि सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा, तो वो आप बना सकते हैं. अ शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज अ सिंगल ऑफरिंग डॉक्यूमेंट allowing companies to make multiple offerings as disclosed in the offering document. उसमें आपने बताया होगा कि हमारी अगली 5 ऑफरिंग्स के लिए हैं. मतलब अगर आपने फ्यूचर के बारे में सोचा हुआ है, प्लान किया हुआ है कि हम ने इस साल इतने शेयर्स करने, अगले साल इतने, अगले साल इतने, तो आप वहाँ पर उधर लिख देंगे कि भाई फलां जो है ये हम इसी के तहत लेकर चलेंगे. ठीक है. विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम एंड सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस. ज़ाहिर कोई कंडीशंस या टाइम वगैरह तो लग जाएगा, और कुछ अमेंडमेंट्स करनी होगी वो आप उस वक्त कर लिया करेंगे. उसको अमेंडमेंट्स को कहते हैं सप्लीमेंट टू शेल्फ प्रोस्पेक्टस. वो नीचे देखें.
सप्लीमेंट का पता है ना, इजाफी चीज़। आप लोग जो एग्जाम्स में शीट भी एक्स्ट्रा लगाते हैं पेपर में, वो क्या है, सप्लीमेंट्री शीट बोला जाता है। सप्लीमेंट है मतलब एडिशनल है। कई लोग विटामिन के सप्लीमेंट्स लेते हैं, इजाफी चीज़। अच्छा, अ सप्लीमेंट टू द प्रोस्पेक्टस इनवाइट्स द जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ द सिक्योरिटीज अर्लियर ऑफर्ड to the public through shelf prospectus. The supplement to the prospectus for each offering contains updated disclosure. वो कहते हैं कि अगर आपने एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू की हुई है, पहले तो उसको बतौर शेल्फ प्रोस्पेक्टस अप्रूव करवाना पड़ता है कमीशन से, ठीक है। हर प्रोस्पेक्टस को शेल्फ नहीं कह सकते, उसको बतौर शेल्फ आपको बताना पड़ेगा सारा कुछ कि भाई ये 4 5 6 7 8 जो अगले हमारे इश्यूज़ हैं, जो हमने मतलब इशू से मुराद है जो शेयर्स इशू करने हैं, उनको मद्देनज़र रख के हमने ये बनाई है, तो आप प्लीज़ इसको अप्रूव करें। अगर वो अप्रूव हो जाती है तो जब जब नया इशू आएगा तो आपने एक सप्लीमेंट लाजमी इशू करना है। अब आपको बताना ज़रूर है एक, ठीक है, कि भाईजान ये फ़लाँ हमारी शेल्फ प्रोस्पेक्टस थी, उसके मुताबिक ही सारा कुछ होगा, हाँ ये कुछ अमेंडमेंट्स हैं, तो इसको सप्लीमेंट टू शेल्फ प्रोस्पेक्टस। इसका मतलब है कि सिर्फ शेल्फ प्रोस्पेक्टस अप्रूव कर देना काफ़ी नहीं है, या बना के रख लेना काफ़ी नहीं है। जब जब नया इशू आएगा आपको एक सप्लीमेंट इशू करना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली छोटा सा होगा ना। अदरवाइज अगर शेल्फ प्रोस्पेक्टस ना होती तो पूरी की पूरी प्रोस्पेक्टस इतनी मोटी चौड़ी लंबी चौड़ी आपको बना के दोबारा देनी पड़नी थी, वो थोड़ा ज़्यादा औखा काम है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइलिंग विद रजिस्ट्रार बिफोर इशू। तो अभी तक हमें पता है कि भाई पहले तो आप ड्राफ्ट बनाएंगे प्रोस्पेक्टस का, जब बना लिया कमीशन के पास जाएंगे अप्रूवल लेने के लिए, कमीशन से अप्रूवल मिल गया, उससे 60 दिन के अंदर जो कि अभी हम पढ़ लेंगे, आपने उसको सर्कुलेट करना है। लेकिन जब भी कभी सर्कुलेट करना है 60 दिन के अंदर तो आपने पहले रजिस्ट्रार को जाके उसकी एक कॉपी जो है वो जमा करवानी है। उसको भी हम पढ़ने लगे हैं। वो कहने लगा कि नो प्रोस्पेक्टस शैल बी इशूड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी। देखें, अगर ये लिखा होता बाय दी कंपनी तो सिंपल बात है ना कि कंपनी कोई प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेगी जब तक ये काम नहीं कर लेती, लेकिन आगे लिखा होगा ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी, तो यहाँ से एक बात हमारे पास निकलती है कि कंपनी खुद भी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, कंपनी के बिहाफ पर कोई और भी कर सकता है। लॉजिकल सी बात है कि पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए तो जनरल पब्लिक को शेयर्स बहुत ही कम इशू होते हैं, जिसको आईपीओ बोला जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इतनी कम है कि जब अगर कोई नई आईपीओ आती है तो एक वावेला, एक मेले का समा बन जाता है कि जी कोई आईपीओ आई है पाकिस्तान में। 1-2 होती हैं पूरे साल में मुश्किल से। लिस्टेड कंपनी बहुत कम है। थक्कड़ आपको पता है कि स्टॉक मार्केट है। मुल्क के हालात तो खैर आपके सामने 2-2.5 साल से जो सूरत हाल चल रही है, कोई बिज़नेस करने को तैयार नहीं है। अच्छा, अब जाहिर है प्रोस्पेक्टस इशू करना, बल्कि पूरी आईपीओ को लेकर चलना कोई 4-5 महीने का काम है। ये बहुत ही एक्सपर्ट लोगों का काम है। कंपनी ऑब्वियसली इस काम में तो एक्सपर्ट नहीं है। कंपनी को कौन सा एक लॉ का पता है, एक रेगुलेशन का पता है। कंपनी अपने काम में एक्सपर्ट होगी, जो भी उनको टेक्सटाइल का, सीमेंट का, शुगर का, स्टील का, जो कुछ भी कर रही है उसमें एक्सपर्ट होगी। इसमें वो ऑब्वियसली नहीं होगी। तो आमतौर पर फिर कंपनी क्या करती है, वो कंसल्टेंट्स हायर करती है। कंसल्टेंट्स कौन होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं इस काम में। तो इसी तरह कोई कंसल्टेंट होगा, हो सकता है कि वो प्रोस्पेक्टस भी बना के दे दे कंपनी को और इशू करने की भी जिम्मेदारी ले ले। कंपनी ने मतलब है कि कहा है कि हम खुद नहीं करेंगे, हम हमारे बिहाफ पर कोई और शख्स कर लेगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पे कहा। कंपनी के साथ ना बड़े लोग अटैच होते हैं इस चीज़ में, जैसे अंडर राइटर्स शायद कभी सुना हो आपने। अंडर राइटर्स जैसे वो लोग होते हैं, वो कहते हैं कि जब आप आईपीओ करेंगे तो हम आपको गारंटी देंगे। डिफरेंट अंडर राइटर्स होते हैं, कोई कह सकता है इतने शेयर्स की, कोई कितने शेयर्स की, कि यार अगर इतने शेयर्स ना बिके तो हम अंडर राइट करते हैं कि हम ये वाले शेयर्स आपसे ख़रीद लेंगे। लेकिन अगर बिक गए तो आपने जो हमने रिस्क लिया हुआ है ना, उसके बदले आपने हमें कमीशन ज़रूर पे करना, उसको अंडर राइटिंग कमीशन बोला जाता है, ठीक है। तो अब ये भी हो गए। फिर बैंक्स भी इन्वॉल्व होते हैं साथ, जिन बैंक्स में शेयर होल्डर्स, जो पोटेंशियल शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने पैसा रखवाना है, वो भी आ गए। तो इस तरह बहुत से लोग मिलकर ये आईपीओ करवाते हैं। एक बंदे का, कंपनी अकेली का काम ही नहीं है, ठीक है। कंपनी के कौन सा रूटीन की चीज़ें हैं उसको तो इतने लॉज पढ़ने पड़ जाएंगे, वो तो ज़ाहिर उसमें गलती भी हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कंपनी खुद या कंपनी के बिहाफ पर कोई और बंदा तब तक प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकता अनलेस ऑन और बिफोर द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन। या तो पब्लिकेशन से पहले ही रजिस्ट्रार को जमा करवा दो, या पब्लिकेशन की डेट पर, उस डेट तक का मौका आपको दे दिया गया है कि आपने फॉर एग्जाम्पल कहा 15 तारीख को पब्लिश करेंगे, वो कहते हैं 15 तारीख को या 15 तारीख से पहले अप्रूवल के बाद आपने ये कॉपी इसकी जमा करवानी है। किसको? रजिस्ट्रार को करवानी है। कॉपी
देयर ऑफ साइंड बाय एवरी पर्सन हु इज नेम्ड देयर एज अ डायरेक्टर और प्रपोज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज़ बीन फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। डायरेक्टर या प्रपोज डायरेक्टर मतलब अगर कोई इसी ऐसे टाइम पे की गई है जब डायरेक्टर्स रिटायर हो चुके हैं, तो प्रपोज्ड फिर अगले कौन से आने हैं वो आ सकते हैं उसमें। तो खैर कहने का पर्पज़ है कि जो उस वक्त के मौजूद होंगे लोग डायरेक्टर्स वगैरह वो साइन करेंगे कॉपी को प्रोस्पेक्टस की, और वो रजिस्ट्रार को जमा करवानी है आपने कब, पब्लिकेशन की डेट पर या उस डेट से पहले पहले, ठीक है, ये लाजमी है जी करवाना। और जो बंदा इसमें डिफ़ॉल्ट करेगा, जो पर्सन जो बंदा इशू में इन्वॉल्व है, पब्लिकेशन में, सर्कुलेशन में जो शख्स इन्वॉल्व है, सबके ऊपर पेनल्टी लेवल 2 की लग जाएगी अगर वो डिफ़ॉल्ट करेंगे। नीचे पॉइंट आ गई रिस्क फैक्टर्स का। जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि आम तौर पर जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की प्रोस्पेक्टस होती है उसमें सिर्फ सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं। तो हमने भी ज़ाहिर है जब अपना स्टार्ट किया था तो वो प्रोस्पेक्टस ही है ना, क्योंकि प्रोस्पेक्टस की आप डेफिनेशन पढ़ें तो इसमें कोई लाजमी नहीं है कि बुकलेट ही होनी चाहिए, कोई बड़ी किताब ही होनी चाहिए। इसमें भाई एक ब्रोशर एक पेज भी हो सकता है, डिपेंड करता है ना कितनी की इन्फॉर्मेशन है कंपनीज़ की, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा डाटा देना होता है तो वो डिटेल्ड हो जाती है। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि हर किसी की डिटेल हो, एक पिक्चर शेप में भी हो सकती है। तो उसमें आमतौर पे पॉजिटिव चीज़ें बताई जाती हैं कि ये होगा फलां 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 फलां, इस तरह रिस्क नहीं बताए जाते। लेकिन अगर इधर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी के केस में भाई आपने रिस्क भी लाजमी बताना है कि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनको पता लगे कि आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के रिस्क क्या क्या हैं, क्योंकि इसका वो कहते हैं कि हमारा मकसद आपको डिस्करेज करना नहीं है। हम भाई माय लॉर्ड हम क्यों डिस्करेज करें, हम तो पहले ही कहते हैं कोई बंदा इधर शेयर्स इशू नहीं करता तो हम क्यों डिस्करेज करेंगे। लेकिन क्योंकि इसमें हो सकता है अरबों रुपए इन्वेस्ट कर दें लोग अपने, तो उनको जहाँ पे आपने पॉजिटिव साइड दिखानी है नेगेटिव साइड भी दिखाएं, नेगेटिव दी इन द सेंस के रिस्क भी उनको बताएं, ठीक है। अब ऑब्वियसली कंपनी रिस्क तो बताती है, फॉर्मेलिटी पूरी करती है ना, वो फिर लिखने का अंदाज इस तरह होता है कि रिस्क की बजाय वो फ़ायदा लग रहा होता है। जैसे वो इंटरव्यूज़ में होता है ना, खैर आजकल इंटरव्यूअर ने पूछना छोड़ दिया इस सवाल में, पता है कि अगला बंदा रट्टा मार के आया हुआ है कि भाई अपनी वीकनेस बताएं। तो आपने वीकनेस क्या बतानी जी, आप कहते हैं कि अच्छा सर मेरी वीकनेस ये है कि मैं काम को ना सर पे सवार कर लेता हूँ, जब तक काम कंप्लीट ना हो मुझे चैन नहीं मिलता। वो अगला पहले दौर में ज़ाहिर है जब वो भी सीधे लोग होते थे वो कहते थे वाह यार ये बंदा तो काम को इतना सीरियस लेता है, हमें तो काम करने वाला बंदा चाहिए, ये कैसी वीकनेस हुई, ठीक है। लेकिन अब इंटरव्यूअर को भी पता है कि ये बंदा 2 नंबर है, ये पहले से तैयार करके आया होगा, वो स्ट्रेंथ वीकनेस वाले आमतौर पे सवाल पूछते ही नहीं है, ठीक है। तो कंपनी भी ऑब्वियसली फिर रिस्क तो बताना है, लेकिन अब बिल्कुल नेगेटिवली तो नहीं ना बताना उसको बड़ा ही एक खूबसूरत वर्डिंग के सारों बताते हैं कि अगले को रिस्क फील भी ना हो, रिस्क बताया भी जाए, फॉर्मेलिटी भी पूरी हो जाए, लीगल हमारी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए, अगले को पता भी ना लगे, ठीक है। तो भाई आपने रिस्क वैसे बताना होता है और पोटेंशियल शेयर होल्डर्स से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इन रिस्क वगैरह को पढ़ के अच्छी तरह रीड करके फिर फैसला करेंगे। नीचे रोल ऑफ अथॉरिटीज़ है, अथॉरिटी ये है कि SECP ने अप्रूव करना होता है प्रोस्पेक्टस को पहले, ठीक है। और वो कहते हैं अप्रूवल से मुराद ये नहीं कि हम डिस्करेज करना चाह रहे हैं, हम डिस्करेज नहीं करना चाह रहे, लेकिन भाई हमने थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को, पोटेंशियल शेयर होल्डर्स मेंबर्स को भी तो सेफ गार्ड करना है, तो हम उसके लिए बस कर रहे हैं, ठीक है जी। चलें नेक्स्ट जी, ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज़। अब जब आपने ऑफर करनी है सिक्योरिटीज़ की तो जैसे पहले बात हो गई है, कमीशन से अप्रूवल लाजमी लेना है। वो कहता है नो पर्सन शैल मेक अ पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज़ अनलेस द इशूअर का मतलब जिस कंपनी के शेयर्स इशू होने हैं वो इशूअर कहला रही है, और ऑफरर, या कई बार क्या होगा कि ऑफर कोई और कर रहा है, वही कंसल्टेंट कोई और है, इशूअर कोई और है, इशूअर है XYZ लिमिटेड, उसके शेयर्स इशू होने हैं, लेकिन उन्होंने किसी फॉर एग्जांपल हमारी फर्म को ग्रोवाइज को उन्होंने क्या कर दिया कि हायर कर लिया, भाई आप हमारी इशू के अंदर हेल्प करें। अब ऑफरर ग्रोवाइज है लेकिन इशूअर कौन है, वो दैट कंपनी XYZ लिमिटेड, सही है। उसने कहा कि भाई इशूअर या ऑफरर जो भी केस है एप्लीकेबल, वो क्या करेगा जी, कमीशन से अप्रूवल लेगा पहले तो, ठीक है। वो पहले कमीशन को सबमिट करवाएगा प्रोस्पेक्टस, कमीशन उसकी अप्रूवल देगा। जब तक अप्रूवल नहीं होती ना, प्रोस्पेक्टस पब्लिश नहीं की जा सकती, प्रोस्पेक्टस विदाउट अप्रूवल पब्लिश नहीं की जा सकती। पब्लिश करने से पहले 2 काम करने लाजमी है, एक तो कमीशन से अप्रूवल लेना और फिर रजिस्ट्रार को पब्लिश करने से पहले उसकी कॉपी साइंड बाय ऑल डायरेक्टर्स, ठप्पा लगा हुआ अप्रूवल का SECP का, वो जमा करवाना, ये लाजमी है दोनों बंदों को। रजिस्ट्रार से अप्रूवल नहीं लेना, अप्रूवल लेना कमीशन से, सही है। कमीशन की हायर अथॉरिटीज़ वो आपको अप्रूवल देंगी, लेकिन जो उसकी कॉपी है बाद में आपने जमा करवानी है रजिस्ट्रार को, ठीक है। कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, कंटेंट क्या होगा, उसके अंदर लिखना क्या है, वो कहते हैं लिखना वही है जो
रेगुलेशंस के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है वो आपको नहीं बताया गया, ना आपके सिलेबस में है, तो उसको छोड़ें। क्या लिखना है हमने, बस उन्होंने कह दिया जो प्रिस्क्राइब्ड चीज़ें वो आपने लिख देनी है, तो ठीक है भाई लिख देंगे। वैलिडिटी ऑफ अप्रूवल, जब आपको अप्रूवल मिल जाए तो ये अप्रूवल 60 दिन के लिए वैलिड है। कितने दिन के लिए, 60 डेज के लिए वैलिड है, ठीक है। मतलब 60 दिन के अंदर अंदर आप इसको इशू कर सकते हैं, ये वाली प्रोस्पेक्टस काम कर सकती है, चल सकती है। 60 दिन के बाद अनलेस कमीशन आपको ग्रांट कर दे एक्सटेंशन, कमीशन आपको मज़ीद टाइम दे सकता है। अगर आपकी किसी वजह से नहीं 60 दिन में कर सके, आप जाके मिन्नत तरला करें, रिक्वेस्ट डालें कमीशन को, कमीशन आपको मज़ीद टाइम दे सकता है। लेकिन अगर वो नहीं देता तो भाई 60 दिन के अंदर अंदर आपने अप्रूवल से 60 डेज़ के अंदर अंदर इसको पब्लिश करना है, सर्कुलेट करना है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रोस्पेक्टस का इस्तेमाल सिर्फ इशू करने तक ही है ना, बाद में तो अगला काम स्टार्ट हो जाएगा कि शेयर्स पैसे आ रहे हैं, अब उनके अलॉट करने हैं, वो तो एक अलग कहानी है। फिलहाल बात किसकी हो रही है, आपकी पब्लिश करने की। तो भाई अप्रूवल के 60 दिन के अंदर अंदर, और शेल्फ प्रोस्पेक्टस तो क्योंकि होती ही लंबे मुद्दत के लिए है, तो जो भी मुद्दत, जो भी टाइम अप्रूव किया हुआ है कमीशन ने, उस टाइम के अंदर या जो एक्सटेंशन मिल जाए उसमें, ठीक है। तो एक्सटेंशन तो मिल सकती है, लेकिन जाहिर है थोड़ी बहुत ही मिलेगी ना। अगर 60 दिन वैसे हैं तो मैक्सिमम 15, 20 या 30 दिन की एक्सटेंशन मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये सीन है भाई। एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल है एबीसी लिमिटेड लिस्टेड कंपनी हैज डिसाइडेड टू इशू शेयर्स टू जनरल पब्लिक। ओके, लेट अस कंसीडर 2 सिनेरियोस। पहला सिनेरियो, द कंपनी हैज सबमिटेड अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस टू द कमीशन फॉर अप्रूवल। एक कॉपी सबमिट करवाइए, सर इसको अप्रूव कर दें। एट द सेम टाइम, और उसी वक्त, इट इज प्लानिंग टू पब्लिश एंड सर्कुलेट द प्रोस्पेक्टस टू इन्फॉर्म द जनरल पब्लिक। इधर उधर एक कॉपी देने गए और साथ ही लेट से उस बंदे को कहा यार एक कॉपी सबमिट करवाया अप्रूवल के लिए, दूसरी कॉपी अखबार में छापो, तो अलाउड है? नहीं अलाउड। क्यों नहीं अलाउड? क्योंकि पब्लिक को पब्लिश करने से पहले पहले प्रोस्पेक्टस अप्रूव होना लाजमी है। आपने अप्रूव तो करवाई नहीं है, आपने तो अभी सबमिट किया अप्रूवल के लिए, पता नहीं उसको कितने दिन लगेंगे। जब अप्रूव होके आएगी, SCCP के ठप्पे लगे होंगे हर पेज के ऊपर, अप्रूव्ड लिखा होगा, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी मौजूद होगी, वो वाली आप ऑफर कर सकते हैं, वो इशू कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, और वही आपने रजिस्ट्रार को भी जमा करवानी है। तो पहले केस में तो भाई अलाउड नहीं है। दूसरा केस, प्रोस्पेक्टस इज अप्रूव्ड बाय द कमीशन। ओके, अप्रूव कर दी है। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन, कोई बड़े अनअवॉइडेबल रीजन है, मतलब आपके कंट्रोल में नहीं थे, द कंपनी कुड नॉट सर्कुलेट द प्रोस्पेक्टस। भाई अभी तक नहीं किया। आफ्टर 3 months द कंपनी डिसाइड्स टू इशू। 90 दिन के बाद, 3 months के बाद वो कहती थी हम इशू करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, आपने लिखना है कि भाई आपका जो प्रोस्पेक्टस थी आपकी, वो वैलिड है अप्रूवल से 60 दिन तक, बस। अब कंपनी नहीं कर सकती अनलेस इन राइटिंग ये कंपनी एप्लीकेशन दे SCCP को, और SCCP इसको ऑर्डर आगे से एक्सटेंशन का ग्रांट कर दे कि हाँ भाई आप कर सकते हैं, उस केस में हो सकता है, वरना नहीं हो सकता, ठीक है। नीचे आगे नो लायबिलिटी ऑफ SCCP। वो कहते हैं कि अगर किसी बंदे ने प्रोस्पेक्टस पर यकीन करते हुए इन्वेस्ट कर दिया तो भाई हम कोई लायबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है, बच जाएगी। वो कहते हैं भाई हमारा काम तो है, हमने ठप्पा लगाया है, इसका मतलब क्या है कि हमने अपनी लीगैलिटी देखी है कि इसके अंदर कंटेंट्स ठीक है, फलां चीज़ें ठीक। अब पता नहीं कंपनी ने चलना है बंद होना, हमें इसका क्या इल्हाम है, ठीक है। तो अगर एक शेयर होल्डर कहता है जी मैंने तो सिर्फ ठप्पा देखा है और मैंने कहा जी सर्टिफाइड है SCCP से, चलो जी कर देते हैं इन्वेस्ट, भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। और यहाँ पर एक आपको एक लर्निंग या लेसन भी एक दे देता हूँ मैं, कि आप देखते होंगे कि अक्सर कंपनी जो 2 नंबर कंपनीज होती हैं नेटवर्क मार्केटिंग वाली, MLM वगैरह वाली, पहले तो आप मेमोरेंडम अभी खोल के देखें ना, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में जाएं, उसमें स्पेसिफिकली उसने लिखा हुआ है कि MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग या पॉन्जी स्कीम या पिरामिड स्कीम अलाउड नहीं है। कंपनी रजिस्टर करने का मकसद ये नहीं है कि आप ये सारे काम भी करने लग जाएंगे। तो कई लोग ऐसे ही करते हैं ना, वो कहते हैं हम FBR के साथ रजिस्टर्ड हैं, हम SCCP के साथ रजिस्टर्ड हैं, हमें पैसा दो, हम ये करें वो करें। वो कहते हैं भाई दिस इज़ नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है, आपको रेलेवेंट लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर पैसा इकट्ठा करना तो या तो बैंक का लाइसेंस लो या NBFC का लो, ठीक है। अदरवाइज हर कंपनी को ये अलाउ नहीं किया गया। तो सिर्फ आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन आ गई है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका जो दिल करते हैं आप करते फिरें, ठीक है। थोड़ा सा अलर्ट रहा करें उस उधर से भी। तो भाई SCCP कहती है हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिर वो ऑफेंस, अ पर्सन इन कनेक्शन विद द पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज मेक्स अ फॉल्स और फिक्टिशियस एप्लीकेशन कमिट्स एन ऑफेंस। अगर कोई भी बंदा, उसने कोई एप्लीकेशन जमा गलत करवा दी है SCCP को, उसके अंदर कंटेंट गलत लिखा हुआ है, प्रोस्पेक्टस के फेक या फिक्टिशियस इन्फॉर्मेशन है, तो उसने ऑफेंस किया है, उसकी पेनल्टी क्या है वो भी नहीं मेंशन। तो छोड़ें, हमें भी क्या ज़रूरत है, ठीक है जी। अच्छा, अभी तक हमने जो बात की है ना, हम अगर इसको थोड़ा नैरो डाउन कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले ड्राफ्ट
बनेगा उसका, ड्राफ्ट से मुराद क्या है, उसको बनाएंगे प्रोस्पेक्टस को, ड्राफ्ट अ प्रोस्पेक्टस। ये आपका जो है इशुअर भी कर सकता है, इशुअर और ऑफरर, उसके बिहाफ पे कोई और जो ऑफर करना चाह रहा है, मतलब कि किसी को कंसल्टेंट हायर कर लिया अगर कंपनी ने, तो अच्छा ये हो गया। फिर वो क्या होता है, सबमिटेड टू कमीशन फॉर अप्रूवल, फिर आपने अप्रूवल के लिए कमीशन को जमा करवा देनी है। फिर अगला पॉइंट, अप्रूव्ड प्रोस्पेक्टस वैलिड फॉर 60 डेज ओनली, 60 दिन के लिए, अनलेस एक्सटेंशन मिल जाए, ठीक है। फिर अप्रूव्ड साइंड कॉपी बाय डायरेक्टर्स टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार ऑन और बिफोर पब्लिकेशन, पब्लिश करते हुए या उससे पहले आपने उसकी एक साइंड कॉपी रजिस्ट्रार को भी जमा करवानी। इसका मतलब रजिस्ट्रार ने अप्रूव नहीं करनी, रजिस्ट्रार ने सिर्फ आपकी वो रजिस्टर कर लेनी है कि हाँ ये इन्होंने हमें प्रोवाइड कर दी हुई है। अप्रूव किसने करनी है, कमीशन ने करनी है। तो ये अभी तक हमने प्रोसेस को समझा है। कोई है इसमें कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। अच्छा जी, अब नीचे है जी एक पॉइंट कि अप्रूवल लाजमी नहीं है हर केस में, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, और ये एक्सेप्शंस हम लॉजिकली पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लॉजिकली पढ़ते पढ़ते इसमें कुछ टेक्निकल सी बातें भी आ रहेंगी, समझ आ गई तो सही है, वरना कोई नहीं, 5 पॉइंट याद तो हो ही जाएंगे। मैं कोशिश तो पूरी करूँगा, क्योंकि बेसिकली मेरा मकसद ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं। अगर ये 5 पॉइंट आपके जहन से एज इट इज़ निकल भी जाते हैं, कॉन्सेप्ट तो ना निकले, बना लोगे आप खुद ही। उसने कहा कि कोई 5 केसेज हैं जिसके जिन केसेस में SCCP की अप्रूवल फॉर प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड नहीं है। प्रोस्पेक्टस बनानी है या नहीं बनानी वो आपकी मर्जी है, लेकिन SCCP से अप्रूव करवाने की ज़रूरत अब नहीं है। कितने केसेस में, 5 केसेस में। कौन कौन से? सबसे पहला केस है जी सिक्योरिटीज़ बाय सिक्योरिटीज़, बल्कि इधर पहले मैं एक्सेप्शंस लिख के, नई आदत पड़ी है ना वाइट बोर्ड इस्तेमाल करने की, तो कलरिंग अभी नहीं आइडिया होता। एक्सेप्शंस कुछ लिखने लगे हैं, ठीक है। पहली एक्सेप्शन जैसे उसने कहा सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कोई सिक्योरिटीज ऑफर कर रहा है तो उसको SCCP से प्रोस्पेक्टस अप्रूव करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस जगह पे एक आपको जाना पड़ेगा सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन के ऊपर। किसी दौर में हमने सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन पढ़ी थी। पहले तो ये बताया कि प्रोस्पेक्टस का असल में मकसद क्या है। जब हम जनता को, आम आवाम को सिक्योरिटीज़ ऑफर कर रहे हैं या स्पेसिफिकली शेयर्स ऑफर कर रहे हैं। स्टेट बैंक तो भाई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके तो शेयर्स हैं ही नहीं किसी के पास भी, स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसकी शेयर होल्डिंग इसकी नहीं है। ये अपने शेयर्स क्यों ऑफर करेगा किसी को, इलॉजिकल बात है। तो ये सिक्योरिटीज जो कह रहे हैं ये डेट सिक्योरिटीज कह रहे हैं। होपफुली अभी तक आप लोग थोड़ा सा ना एक्टिव होकर चलना है, वरना वो लकीर के फकीर बनोगे, चीज़ें भूल जानी है। खुद देखोगे ना, अभी जाके सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन दोबारा देखो, ये लाइन इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती फिर आपको, ये मैं इस बार की गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। अगर जो मैं अभी कह रहा हूँ वो आप जाके देख लो, सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन देखो, उसमें आपको नजर आएगी इक्विटी सिक्योरिटीज़ होती हैं, डेट सिक्योरिटीज़ होती हैं। इक्विटी से मुराद जो शेयर्स वगैरह इशू किए जाते हैं लिस्टेड कंपनीज को, डेट सिक्योरिटी से मुराद जब कर्जा इशू किया जाता है, ठीक है, जैसे बॉन्ड्स वगैरह, उनको भी सिक्योरिटीज़ ही बोला जाता है। पहुँच जाए वहाँ पर, ये पॉइंट पक्का हो जाएगा, कभी नहीं ज़िंदगी में भूलेगा, क्योंकि जो चीज़ आप इस तरह ढूंढते हो ना, मेहनत की होती है, वो नहीं कहीं जाती। तो भाई अगर तो स्टेट बैंक कोई अपने बॉन्ड्स वगैरह, ट्रेजरी बिल्स या प्राइस बॉन्ड्स, सही है, इस तरह की चीज़ें इशू कर रहा है, तो उसको फिर SCCP से प्रोस्पेक्टस अप्रूवल करवाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट भाई क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट। सेकंड पॉइंट है प्राइवेट प्लेसमेंट। भले वक्तों में हमने I2 भी पढ़ी थी, जिन लोगों ने तो मेरे से पढ़ी हुई है, उधर हमने काफ़ी डिटेल में इस बंदा ना चीज़ ने आप लोगों को बताई थी। उस वक्त कुछ चीज़ें IPO के ऊपर हमने बहुत डिस्कशन की थी। मेरे ख्याल में तो अक्सर जो मैंने सेक्शंस पढ़ाए हुए हैं उसमें तकरीबन पूरा लेक्चर ही लग जाता है इस चीज़ के ऊपर, हालांकि बहुत ब्रीफली वहाँ पे बताई हुई थी चीज़ें। मेरा पर्पस क्योंकि यही था कि आप लोगों ने आगे जाके CAF 7 में भी कंपनी लॉ ही पढ़ना है, उधर भी जहाँ से भी पढ़ेंगे आपको कोई ना कोई बेनिफिट हो उस नॉलेज का। और अभी तो जब आप ऊपर CFAP में जाएंगे तो वहाँ पे एडवांस कॉर्पोरेट लॉ है, उधर मज़ीद ये गुत्थियाँ खुल के सामने आएंगी, मज़ीद डिटेल में चीज़ें आएंगी।
तो कुछ ना कुछ पहले से पढ़ा हो ना तो बंदा थोड़ा ईजी हो जाता है। अच्छा जी, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होती है? प्राइवेट प्लेसमेंट यही होती है ना कि जब कंपनी न्यू शेयर्स इशू करना चाह रही है लेकिन स्पेसिफिक लोगों को स्पेसिफिक ऑफर कर रही है, नॉट अ जनरल ऑफर। बिजनेस लॉ भी थोड़ा सा बीच में डाल लो। बिजनेस लॉ में ऑफर की दो टाइप्स होती हैं कौन सी? जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर पूरी दुनिया, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जो जो इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहता है आ सकता है मेरे पास। सही है, ऑफर बस कम्युनिकेट होना लाजमी होती है, अगर उस तक पहुंच गया वो आ सकता है। स्पेसिफिक ऑफर क्या होती है? 1 2 4 5 10, लेकिन जितने भी लोग हैं वो स्पेसिफिक हैं, स्पेसिफिक लोग हैं, उन तक अगर मैं अपने शेयर्स इशू करना चाह रहा हूँ इस केस में, ठीक है, तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट है, वो प्राइवेटली मैं कर रहा हूँ, आम जनता को नहीं कर रहा। तो भाई जब आम जनता को कर ही नहीं रहा तो पहले नंबर पे तो प्रोस्पेक्टस चाहिए ही नहीं। लेकिन चलो अगर मैंने बना भी लिया थोड़े से बंदों को भी घेरने के लिए, फिर भी मुझे SECP से अप्रूव करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि SECP बड़े बड़े मैटर्स में इन्वॉल्व होता है। वो होता है जब ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट शामिल हो। तो भाई ये 2 4 5 10 लोगों का इंटरेस्ट है, या चलो 50 100 का भी इंटरेस्ट डाल लो, पूरी 25 करोड़ आवाम का थोड़ी है, तो आप क्यों बीच में आ रहे हैं? आप ज़रा मेरा भाई साइड पर रहें। तो प्राइवेट प्लेसमेंट के ऑप्शन में SECP का अप्रूवल नहीं चाहिए प्रोस्पेक्टस के लिए। फिर हम एक केस देख लेते हैं हमारा स्पेसी डिविडेंड। स्पेसी डिविडेंड, डिविडेंड का तो पता है ना, जब प्रॉफिट होता है कंपनी को तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स में पैसा बांटना होता है, उसको डिविडेंड बोलते हैं। लेकिन अगर पैसा ना हो कंपनी के पास तो कंपनी क्या करती है? पैसे के बदले शेयर्स दे देती है। भाई ये लो शेयर्स लो, जितना पैसा बनता रहा उसके मुताबिक आपको शेयर्स इतने मिल जाते हैं, ठीक है। तो स्पेसी डिविडेंड बाय सब्सिडरी एक, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक एक केस बना रहा है, बाय सब्सिडरी टू मेंबर्स ऑफ होल्डिंग। जाहिर है सब्सिडरी है तो इसकी कोई ना कोई होल्डिंग कंपनी तो होगी ही होगी। वो कह रहे हैं कि भाई सब्सिडरी के अंदर जिस होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट है, अब जाहिर है उसको डिविडेंड तो मिलेगा ही, तो बेसिकली वो कंपनी को क्या मिलना है? वो कंपनी के मेंबर्स को मिलना है, होल्डिंग कंपनी के। तो अगर भाई एक सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के मेंबर्स को बतौर डिविडेंड कैश की बजाय शेयर्स ही दे दे, तो भाई प्रोस्पेक्टस क्यों चाहिए उसके लिए? दिस इज नॉट अ जनरल ऑफर, दिस इज नॉट अ पब्लिक ऑफर। हम सिंपल क्या कर रहे हैं? अपनी ही होल्डिंग कंपनी के मेंबर्स को डिविडेंड कैश की बजाय हम कह रहे हैं हाँ भाई आपका 10 लाख रुपया डिविडेंड बनता है, कैश नहीं है हमारे पास, हमने तो उधार पे सेल की हुई है, अक्रूवल वाला पैसा पड़ा हुआ है। याद है कभी ज़िंदगी में रिटेन अर्निंग के नुकसान हमने डिस्कस किए थे, हमने कहा भाई कैश कोई नहीं पड़ा हुआ, क्यों ना आपको मैं शेयर्स ही दे दूँ। तो ऐसे शेयर्स को फिर क्या बोल दिया जाता है? स्पेसी डिविडेंड। इनका दूसरा नाम बोनस इशू भी है, लेकिन बोनस इशू को लास्ट लाइन जो है वो अलग से यहाँ पे बयान कर रहे हैं, उसका थोड़ा एंगल चेंज करके वो भी अभी कर लेते हैं। लेकिन अगर सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग के मेंबर्स को डिविडेंड कैश की बजाय शेयर्स की सूरत में दे रहे तो भाई प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड नहीं है। अगला पॉइंट, बोनस इशू। बोनस इशू क्या होता है? अपनी कंपनी है वो अपने ही मेंबर्स को या अपने ही शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे रही, शेयर्स दे रही है। यहाँ पर वो अपनों को नहीं दे रही थी, अपनी होल्डिंग के मेंबर्स को डिविडेंड की कैश की जगह डिविडेंड में शेयर्स दे रही थी। इधर भी डिविडेंड में कैश की जगह शेयर्स ही दिए जा रहे हैं, लेकिन इधर किसी और कंपनी को नहीं दिए जा रहे बल्कि अपने ही मेंबर्स, अपने ही शेयर होल्डर्स को दिए जा रहे हैं, तो इसको बोनस इशू कहा जाता है, ठीक है। चौथा पॉइंट, ये पांचवा था बेसिकली, तो मैंने इधर लिख दिया। चौथा पॉइंट क्या है? राइट इशू। अच्छा, उसमें ना 2 बातें उसने मिक्स करके बता दी हैं, मैं आपको स्पेसिफिक टर्म्स उनके बता रहा हूँ, सही है, स्पेसिफिक टर्म्स बता रहा हूँ। बात वही है, अगर ये टेक्निकल थोड़ी सी बातें ना भी समझ आए तो चलो बातें तो याद रह ही जाएंगी ना, जो उसके अंदर लिखा हुआ है वो तो आप कर ही लोगे। लेकिन अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाओ तो आपके लिए बेहतर यह है कि आपको रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, आप पेपर में खुद से बना सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, राइट इशू एंड स्टॉक ऑप्शन स्कीम, बेसिकली ये 2 चीज़ों की वो बात कर रहा है इसमें। राइट इशू भी थोड़ा सा याद आई होंगी पुरानी यादें। वो क्या होता है? राइट इशू का मतलब है कि एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ही अगर आप दोबारा मजीद शेयर्स दे दो न्यू वाले, तो उसको राइट इशू कहा जाता है। ये होते ऑब्वियसली राइट इशू डिस्काउंटेड होता है, मतलब कम पैसों पे। बाहर अगर आपने 50 रुपये का शेयर बेचना है कंपनी ने न्यू वाला, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को कहती है बाहर जाने की बजाय बेहतर नहीं है कि आप लोग खरीद लें, बाहर से मजीद शेयर होल्डर्स आएंगे, मजीद कंट्रोल आपका डाइल्यूट हो जाएगा, शेयर होल्डिंग डाइल्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो बेहतर नहीं है कि पहले वाले लोग ही मजीद खरीद लें, तो इसको राइट इशू बोला जाता है, ठीक है। और 50 का अगर बाहर बेचना आपको हम 30 का 35 का बेच देते हैं भाई, ठीक है। स्टॉक ऑप्शन स्कीम से मुराद क्या है? जो हमारे लॉयल एम्प्लॉयज़ हैं, जो वफादार एम्प्लॉयज़ हैं, जो तगड़े या अच्छे कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अपने साथ
कमिट करने के लिए या उनको अपने साथ रखने के लिए, रिटेन करने के लिए हम उन्हें एक ऑप्शन देते हैं कि भाई अगर आप हमारे मालिक बनना चाहते हैं कंपनी के तो हम आपको शेयर्स भी दे सकते हैं सस्ते रेट पर। तो ऑप्शन है आपके पास, सही है। ये IFRS 2 अकाउंटिंग में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 2 शेयर बेस्ड पेमेंट का, वो शायद पढ़ लिया होगा आप लोगों ने या पढ़ लेंगे, मेरे ख्याल में FR 2 में है शायद, ठीक है। तो उसमें भी आप इसकी अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे। अच्छा, अब बुक में ऑब्वियसली इस तरह नहीं लिखा हुआ, बुक में क्या लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा नहीं द वेयर द सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड बाय द इशूअर टू मेंबर्स और एम्प्लॉयज ऑफ द इशूअर। मतलब है कि मेंबर्स को इशू किए जा रहे हैं या उनके एम्प्लॉयज को इशू किए जा रहे हैं या इनकी फैमिलीज को, मेंबर्स की फैमिली को या एम्प्लॉयज की फैमिली को। तो ये भी वो कहता है, क्योंकि यहाँ पर भी मकसद वही आ गया ना, आम जनता के पास तो नहीं जा रहे, लिमिटेड लोगों के पास ही हैं, अपने मेंबर्स या उनकी फैमिलीज़ के पास हैं, अपने एम्प्लॉयज़ या उनकी फैमिलीज़ के पास हैं, ठीक है। तो फिर आगे जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो ये भी भाई आपको प्रोस्पेक्टस अप्रूव करवाने की नीड नहीं है, ठीक है जी। इसमें कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरह का तो प्लीज़ बी माई गेस्ट, पूछ सकते हैं आप, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 5 आपकी हैं सिक्योरिटीज़ ऑफर्ड बाय SBP, कमीशन का अप्रूवल प्रोस्पेक्टस के लिए नहीं चाहिए। प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोस्पेक्टस के लिए कमीशन का अप्रूवल नहीं चाहिए। स्पेसिफिक डिविडेंड बाय सब्सिडरी टू द मेंबर्स ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी के मेंबर्स को सब्सिडरी डिविडेंड में कैश की बजाय शेयर्स दे रही है, क्योंकि वरना ये सब शेयर्स ही दिए जा रहे हैं, वरना इधर पढ़ना क्यों था, प्रोस्पेक्टस तो शेयर इशुएंस में ही आती है ना, ठीक है। बोनस इशू, कंपनी अपने ही मेंबर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड में कैश की बजाय शेयर्स इशू कर रही है, कोई बात नहीं, अप्रूवल नहीं चाहिए। अपने ही जो पुराने मेंबर्स हैं या उनके फैमिली मेंबर्स, उनको मजीद शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, अपने ही एम्प्लॉयज़ या उनके फैमिली मेंबर्स को मजीद शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, तो भाई अप्रूवल नहीं चाहिए प्रोस्पेक्टस का, ठीक है। चलें जी, ये था जी आज का हमारा, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।